आप लोग धरना देने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च। सारी तंजीमों को तैयार उन्होंने कर दिया है, सबको पर्सनली मिल लिए हैं, सबसे उन्होंने नंबर्स ले लिए हैं। तंजीमें हैं वो बिल्कुल भरपूर तैयारी में हैं। हमें सिर्फ खान साहब के इशारे की दे रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं। 7 दिन के अंदर अंदर फाइनल कॉल आ जाएगी। तोशाखाना नाअहली रेफरेंस का फैसला महफूज कर लिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली कोई आम आदमी नहीं है। मेरी राय में तो रेफर देते टाइम उन्होंने अपना एक विजडम इख्तियार नहीं किया। आइन का आर्टिकल 222 में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हर तरह की करप्ट प्रैक्टिस को रोकना है। तकनीकी बुनियादों के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और तमाम मुक़्तदर ताकतें इमरान खान को नीचा दिखाना चाहती हैं, उसको हर हाल में डिस्क्वालीफाई करना चाहती है। पब्लिक जो है वो बहरहाल इमरान खान के साथ खड़ी होगी है। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नुकसान मौजूदा पीटीएम की हुकूमत को हुआ है, इमरान खान साहब को नहीं हुआ। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। मुल्की सियासी फिजा गर्म है, बयानात हैं, रुक नहीं रहे, बयानात एक दूसरे के ऊपर दागे जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने पेशावर में आज अपने तमाम तर अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली और दीगर वो तमाम अराकीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं उनसे हलफ लिया, और हलफ इस बात का लिया कि वो हकीकी आज़ादी मार्च करने जा रहे हैं और तमाम उनके अराकीन और कारकुनान उनसे लॉयल रहेंगे। जबकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पासपोर्ट वापसी के बाद उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तर इल्जामात का पेंडोरा बॉक्स इमरान खान साहब और उनकी गवर्नमेंट, उनकी सरकार और एहतसाब करने वाले इदारों के खिलाफ खोल कर रख दिया। इस सारी सूरत हाल के दरमियान एक चीज बड़ी वाजे है कि मुल्क की सियासी फजा गर्म होती हुई दिखाई देती है। आने वाले चंद दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे पाकिस्तान की डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के अंदर। यह देखना होगा कि इमरान खान साहब की फाइनल कॉल आखिर कितने दिन मजीद लिंगर ऑन होती है, वो कब फाइनल कॉल देते हैं। अगर उन्होंने फौरन फाइनल कॉल दे दी तो इसका इंपैक्ट कितना होगा, और अगर वो डिलेड फाइनल कॉल की तरफ जाते हैं और जिस तरह गुज़िश्ता कई हफ्तों से कह रहे हैं कि मैं जल्द कॉल देने लगा हूं, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। आज के नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग द फाइनल कॉल, हैशटैग द फाइनल कॉल। मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान में शामिल हैं जनाब इमरान इस्माइल साहब। आप कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक गवर्नर सिंध हैं। आज के हमारे दूसरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान होंगे जनाब कंवर दिलशाद साहब। आप साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। और आज के हमारे तीसरे और आखिरी मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं जनाब शोएब शाहीन साहब। आप सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। मैं साबिक गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब को प्रोग्राम के इस हिस्से में खुश आमदीद कहता हूँ। इमरान इस्माइल साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका गाया हुआ मशहूर ज़माना गाना रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, और अब मरियम बीबी को पासपोर्ट मिल गया है, आज धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कैसा लगा आपको? मुझे आज वो याद आ रहा था कि वो पहले कह रही थी कि वो पासपोर्ट मुझे अगर ट्रे में भी रख के देंगे तो नहीं लोगी। जिस तरह पहले वो कहती थी ना कि लंदन में तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है। तो मरियम को अलावा झूठ बोलने का और कोई काम नहीं है, टोटल झूठ और उसके ऊपर चलते हैं। ये जो पासपोर्ट मिला है या जो केस ये जीती हैं या बरी हुई हैं इल्ज़ामात से, मैं तो इसमें हैरान हूँ कि कमाल ये पाकिस्तान में कि डिफेंस लॉयर तो अपना है ही, और उन्होंने प्रोसिक्यूशन भी अपना लगाया, और उसके बाद वो जीत के आ गई हैं वहाँ से, यानी कातिल भी खुद और मुनसिफ भी खुद। तो क्या फ़ैसला उसका हो सकता है, तो वो जो फ़ैसला हो सकता है वो हुआ है। मुझे तो ये गिला है कि अगर ये एवन फील्ड मरियम का नहीं है तो हमें ये भी बता दिया जाए कि एवन फील्ड है किसका फिर, क्योंकि मरियम के जो भाई हैं वो तो कबूल कर चुके हैं टीवी पर आके, खुद लंदन में बैठ के उन्होंने ये कबूल किया कि जी एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हमारी मिल्कियत हैं ऑफशोर कंपनी की, जिसकी बेनिफिशियल ओनर मरियम नवाज़ है, और अब वो वहाँ से फारिग हो गई हैं। बहरहाल अदालती फैसला है, उसके ऊपर से ज़्यादा कमेंट नहीं किया जा सकता, बट दिस इज़ टू डिससेटिस्फैक्शन ऑफ लार्जर नंबर ऑफ द नेशन। इमरान इस्माइल साहब, फाइनल कॉल
कहीं अटक कर रह गई है? मरियम बीबी तो जो कर रही हैं, लेकिन लोग आपसे भी ज्यादा तवक्को लगाकर बैठे हुए हैं ना, तो फाइनल कॉल कब तक कॉल आएगी? वो खान साहब ने 7 दिन दिए हैं, आज तीसरा दिन है, इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर फाइनल कॉल आ जाएगी। और ये फाइनल कॉल जो है ये वाक़तन फाइनल कॉल होगी। ये इस हुकूमत को हटाने में, इसको गिराने में, इनको भगाने में, नए इलेक्शन कराने में सबसे बड़ा संग मील साबित होगी। तो आप लोग धरना देने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च, दोनों में से क्या ऑप्शन है सर? आपका भी बड़ा मासूमाना सवाल है, इसका जवाब इमरान खान ही दे सकते हैं, क्योंकि वो उन्होंने ही बताना है। वो उन्होंने कहा कि जी सारी तंजीमों को तैयार उन्होंने कर दिया है, सबको पर्सनली मिल लिए हैं, सबसे उन्होंने नंबर्स ले लिए हैं, जो तंजीमें हैं वो बिल्कुल भरपूर तैयारी में हैं। हमें सिर्फ खान साहब के इशारे की दे रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं, तो वो अब खान साहब ने बताना है। मशावरत हो गई है, उन्होंने सारी पार्टी से जो सीनियर लीडरशिप है पार्टी की उसके साथ भरपूर मुशावरत किया है। 2-2, 3-3 दिन तक मुशावरत हुई है, कई घंटे चली है, एक को उन्होंने सुना है और प्रोज और कॉन सारे देख लिए हैं। अब खान साहब ने फैसला करना है कि वो किस तरफ इसको ले जाना चाहते हैं और किस तरह से इसको ले जाना चाहते हैं। ये हुकूमत तो हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है सर, कानूनी पीछो खम बहुत आड़े आ रहे हैं आने वाले चंद दिन में। तो ये जो नाअहली की लटकती हुई तलवार है, आपको लग रहा है कि इससे बच पाएंगे खान साहब? जमील साहब, पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ एक शख्स है जो अवाम की सपोर्ट पे आना चाहता है, जो अवाम को साथ लेके चलना चाहता है, जिसके साथ अवाम खड़ी है। एक तरफ एक हुकूमत है जिसके पास अवाम की ज़ीरो सपोर्ट है। वो अवाम में निकलते हैं, बर्गर भी खाने जाते हैं तो वहाँ उनको जूते पड़ते हैं, लोग उनको बुरा भला कहते हैं, चोर चोर के खिताब से नवाजते हैं। वोट मांगने तो ये नहीं जा सकते अवाम में, किसी सूरत की पब्लिक में नहीं आ सकते, ये पब्लिक के नुमाइंदे है ही नहीं। तो ये कर रहे हैं स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल और शैतानी चक्रों का इस्तेमाल कि जी ये इसको यहाँ फंसा दें, उसको वहाँ फंसा दें, इमरान खान को किसी तरह इमरान खान को या डिस्क्वालीफाई करें या उसको जेल डाल दें। तो ये इनका वो मूड है और सारा काम करने का तरीका है, वारदात जो है वो ये इस पर लाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान टोटल रिलायंस पब्लिक के ऊपर अल्लाह के बाद, और वो पब्लिक में निकलेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से वो इनके सारे जो ये वो कहते हैं ना कि कुरान में है कि एक चाल वो चल रहे थे, एक चाल अल्लाह चल रहा था, और बेशक अल्लाह बेहतर तदबीर करने वाला है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आज पेशावर के अंदर जिस तरह से ओथ टेकिंग हुई है तमाम पार्टी अरकान से, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्या ये बलबला दोबारा से एक मरतबा फिर पैदा करने के लिए, या फिर कोई मिसट्रस्ट था जिसकी वजह से करना पड़ा? मिसट्रस्ट नहीं, ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ पार्टी में। हमारे जब नए अहदेदार आते हैं और सारी चीज़ होती है तो वोट टेकिंग होती है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मिसट्रस्ट था। हमें अपने तमाम अहदेदार और पार्टी के पुराने लोग, अब तो सब कोई 15 साल का पुराना है, कोई 20 साल पुराना है, कोई मेरी तरह के भी हैं जो 30-30 साल पुराने हो गए, हालांकि पार्टी को बने हुए 30 साल नहीं हुए, लेकिन शौकत खानम से खान साहब के साथ एफिलेटेड हैं और चले जा रहे हैं। तो उस तरह के लोग भी मौजूद हैं कि क्या ओथ हमसे लेके करेंगे। तो वो ओथ ली जाती है, जो नए अहदेदार बनते हैं उनको पार्टी का सपासनामा पूरा पढ़ाया जाता है, उनको पार्टी की आइडियोलॉजी से रोशनास कराया जाता है, फिर उसके बाद ओथ टेकिंग होती है। इस्माइल साहब, आप इस बात से तो एग्री करेंगे कि पंजाब ने जो कुछ किया 25 मई को, वहां पर तो थोड़ा लैक है, थोड़ा मिसट्रस्ट तो है, वहां से लोग उतना नहीं आए, खासतौर पर साउथ पंजाब से, पंजाब से। नहीं, पंजाब में उस वक्त हुकूमत थी PMLN की, और उन्होंने वहाँ से जो लोगों के घर पे रात को छापे डाले एक दिन पहले, जो ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की है, जो लोगों को अरेस्ट किया है, टीयर गैसिंग की है, लाठी चार्ज किया है, उसकी वजह से देखें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो सपोर्ट बेस है ना, वो सारे फैमिली वाले लोग हैं। माएँ आती हैं, बहनें आती हैं, बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, दूध पीते बच्चों को औरतें लेकर वहाँ जलसों में और रैलियों में आती हैं। ये आपको किसी पार्टी में नहीं मिलेगा। वहाँ पे तो बसों में भर के अपने वर्कर्स लाते हैं। सो वो बेचारे जब इससे घबरा जाते हैं कि जी लाठी चार्ज और ये सारी चीज़ टीयर गैसिंग में अपने बच्चों को लेके और औरतें कहाँ जाएंगी, तो उसमें हो जाता है। अगर वहाँ से ये जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत में इनको वेलकम किया था कि आएँ, जितने धरने करने हैं, लॉन्ग मार्च करने हैं, जो करना है करें, हम आपको वेलकम करते हैं और हम आपको सपोर्ट भी करेंगे। खान साहब ने तो खानों तक पहुँचाने की ऑफ़र कर दी थी उनको। अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो हम तो, ये पूरा मुल्क बाहर निकल आए इस वक्त। आप हेट्रेड इनके ख़िलाफ़ इतनी है जमीन साहब कि आप अगर न्यूट्रल होकर भी आप लोगों से पूछें ना कि
अनबायस होके कि जी क्या आपका राय है इस बारे में कि कौन बेहतर है। अब अव्वल तो किससे मुकाबला क्या करें बताएं, एक तरफ आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और एक तरफ इमरान खान, तो क्या उसमें कोई बड़ी डिफ़िकल्टी है बताने में कि इनों में बेहतर कौन है और खुदा तरस कौन है और मुल्क के साथ वफादार कौन है, कौन पैसे खा के मुल्क से बाहर चला गया, कौन भाग जाता है झूठ बोल के और कौन पाकिस्तान में रहता है। इमरान इस्माइल साहब, तोशा खाना नाअहली रेफरेंस के ऊपर फैसला महफूज है, किसी भी वक्त आ सकता है, रात के 12 बजे भी आ सकता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जबकि एक डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार सर के ऊपर लटक रही हो, उस सूरत में अपने आप को मजबूत रखना और मुश्किल होता है। तो ये चीज़ क्या पार्टी के अंदर भी डिस्कस हो रही है कि ऐसा कोई फैसला आ सकता है? देखिए, चीफ इलेक्शन कमीशनर जो इस वक्त बैठे हुए हैं या इलेक्शन कमीशन जो है, इससे कोई भी कुछ भी आप तवक्को रख सकते हैं। ये तो अब ऑडियो लीक्स जो आई हैं उसमें हर चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि जो डेट वो दे रहे हैं उसी डेट पे वो फैसले कर रहे हैं। जो वो डिस्क्वालीफाई करने के लोगों को बात डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, जिन लोगों से जिनकी सीटों पर री इलेक्शन कराने की बात कर रहे हैं वो भी इलेक्शन कमीशन अपील कर रही है। 123 लोगों ने इस्तीफ़ा दिया, एक ही टाइप का इस्तीफ़ा था। 123 में से एक शख्स भी स्पीकर के पास नहीं गया। इन्होंने किस क्राइटेरिया पे ये 11 लोगों को इन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया? या तो 123 बार जाएंगे या कोई नहीं जाएगा। वो भी इलेक्शन कमीशन ने मान लिया। तो इलेक्शन कमीशन से तो कोई भी बात हो सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी ये पता है और अच्छी तरह पता होना चाहिए कि इन इलेक्शन कमीशन से ऊपर भी कोर्ट्स मौजूद हैं जहाँ से इंसाफ मिलता है और मिल सकता है। अब इमरान इस्माइल साहब, आप लोग अब बैठने को तैयार हैं टेबल टॉक के लिए PMLN और पीपल्स पार्टी के साथ बाय एनी मींस, कोई भी अगर ऑप्शन निकले तो? देखिए, खान साहब ने कैटेगोरिकली मना किया है कि हम इनसे कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन एक 1 पॉइंट एजेंडा अर्ली इलेक्शन की डेट दें और फिर हम बैठ के इनके साथ बात करने को तैयार हैं कि इलेक्शन के ऊपर बात हो सकती है और किसी चीज़ पे इनके साथ बात नहीं होगी। और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो फरमा रहे हैं कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक साथ बिठाएं, बशमूल पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI। तो आप तक उनकी तरफ से कोई पैगाम पहुंचा है आप लोगों तक? अच्छी बात है, अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो अपनी कोशिश करें। वो खान साहब से डायरेक्ट बात कर रहे होंगे, मेरे से इस सिलसिले में उनकी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, और जो आपने इलेक्शन की बात की कि इलेक्शन के मामले के ऊपर हम बैठ सकते हैं, अब इलेक्शन के मामले के ऊपर एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे या उनको बदलने से मुताल्लिक उनका स्टांस बड़ा रिजिड है, 1 सेकेंड जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर उनका स्टांस बड़ा रिजिड है, खासतौर पर EVM और ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट डालने के हक के हवाले से। जब ये सारी चीजें नहीं होंगी तो क्या फिर भी आप लोग बैठने को तैयार होंगे या बिल्कुल नहीं बैठेंगे? नहीं, ये सारी चीज़ें पर बाद में बात होगी। सबसे पहले बात ये होगी कि अर्ली इलेक्शन या फ्रेश इलेक्शन जो है वो कब ये कराने के मूड में है। अगर ये अर्ली इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं तो हर चीज़ पर बात होगी। देखें, ये जो है ना कि क्यों बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं देना चाहते, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। इसमें सीधी सी बात है, उन्हें पता है कि सारा जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है ये इमरान खान का सिंपथाइज़र है और ये इमरान खान की सूरत में अपने मुल्क की बका देखता है। इनको वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये चोर हैं, कितने इन्होंने पार्क लेन अपार्टमेंट्स किस तरह बनाए हैं, कैसे ये वहाँ याशियाँ कर रहे हैं, कौन सी गाड़ियाँ चला रहे हैं, किस तरह अखराजात होते हैं, वो सारी चीज़ें उनके सामने हैं। अभी आपके सामने पता लगा कि जी वो 35-40 हज़ार डॉलर की तो सिर्फ अभी इस टूर में 35-40 हज़ार डॉलर की तो सिर्फ हैंड बैग्स खरीदे गए हैं, एक ही खातून ने खरीदे। तो जहाँ मुल्क में सैलाबी सूरत हाल हो, पैसे को लोग मर रहे हों, खाने को आटा ना हो, लोग अपने बच्चे बेच रहे हों, वहाँ पे ये याशियाँ हुक्मरानों की। और हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो 5-6 दिन के लिए पाकिस्तान में रहे हैं अब तक। वो तूफ़ानी दौरे पर पाकिस्तान आते हैं, फिर अपने वतन अमेरिका वापस चले जाते हैं। और उसके अलावा आप जिसको देख लें, आधी काबीना तो इस वक्त ट्रैवल कर रही है पाकिस्तान से बाहर। कोई यूरोप में है, कोई जिनेवा में है, कोई स्विट्ज़रलैंड में है, कोई फ्रांस में बैठा है, कोई जर्मनी में है, कोई किधर है, कोई किधर है। हर आदमी कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्रेंस कुछ ना कुछ निकाल के वहाँ पे पहुँचा हुआ है और हुकूमती ख़जाने के ऊपर बोझ बढ़ता चला जा रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ वो हमारे क्राइम मिनिस्टर साहब हैं जो अपने आप को भिखारी समझते हैं, मानते भी हैं कि पाकिस्तानी कौम भिखारी है, ख़ुद भी भिखारी हैं, यकीन दिलाते हैं कौम को कि हम भिखारी हैं। वो अपना कशकोल लेकर उधर फिर रहे हैं। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, कथा कलामी की माजत, ये जिस तरह आप फरमा रहे हैं ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर बड़ी वैलिड हैं। खान साहब ने जो बयानिया डेवलप किया उसका अपनी जगह पर एक अपना इम्पैक्ट है, लेकिन आप लोगों ने एक इक्वेशन पब्लिक को बता दी है, वो ये
कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अब इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के मामले के ऊपर डार्क फैक्टर या डॉर्नोमिक्स काम करना शुरू हो गई है। वो जैसे ही पाकिस्तान में आते हैं, बाय एनी मींस, ये अलग डिबेट है कि उनके ऊपर क्या चार्जेस है, वो कैसे आए। आते ही उन्होंने जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उनको कम किया, आते ही डॉलर थोड़ा सा नीचे आया। आप लोगों की इक्वेशन वो कहां स्टैंड करेगी अगर वो अगले 1-2 महीने के अंदर कोई क्रिटिकल रिफॉर्म्स करके प्राइसेस को डाउन करते हैं, महंगाई फैक्टर को कम करते हैं, फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, मैं पाकिस्तान का खैरख्वाह हूँ तो नहीं हूँ जितना आप खैरख्वाह हैं पाकिस्तान के। अगर वो कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करें ज़रूर। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान की इकानमी स्ट्रांग हो, पाकिस्तान की इकानमी को तो डैमेज नहीं करना चाहते। लेकिन मुझे कोई तरीका बता दें कि 8 अरब डॉलर टोटल इस वक्त कौमी ख़जाने में रह गए हैं, वो भी आपके अपने नहीं हैं, और पैसा कहीं से आ नहीं रहा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको ट्रस्ट कर नहीं रहे। जिन्होंने इमरान खान के ज़माने में 36 बिलियन डॉलर जिन्होंने भेजे थे, वो 12 बिलियन डॉलर पे आ गए हैं। कहाँ से पैसे लाएंगे? मार्केट में तो डॉलर नीचे करने के लिए डिमांड और सप्लाई का गेम है ना सारा, कि आप पंप करेंगे डॉलर्स, मार्केट में अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी उतना डॉलर नीचे आएगा। कैसे करेंगे? जादू है इनके पास, क्या कर लेंगे? ये सारा जो इस वक्त हो रहा है ना, ये डॉलरनॉमिक्स जो है, ये मुंह दिखाई और लीपापोती, ये कॉस्मेटिक्स के ऊपर, कॉस्मेटिक सर्जरी के ऊपर ये डिपेंड होता है। तो वही वो अभी कर रहे हैं, वो एब्रा कटैबरा कर रहे हैं। वो उन्होंने 16 रुपये कम किए पेट्रोल के ऊपर, फिर लीवी बढ़ा दी। तो वो सारे इधर से छोड़ो उधर से पकड़ो, वो सारी चीज़ें होती रहेंगी। आज भी आपने देखा इमरान साहब कतकलामी की माजरत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट अगेन चाहे वो किसी भी तरह से कर रहे हो, अगर उसका इम्पैक्ट ट्रांसलेट होकर पब्लिक को जाता है तो आपकी जो इक्वेशन है महंगाई फैक्टर वाली, और बड़ी इक्वेशन है वो, उसको तो डेंट लगेगा। उसको कैसे आप लोग फिर मैनेज करेंगे या उस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेंगे? मैं आपको बताऊं क्यों नहीं लगेगा। हमने जब हुकूमत छोड़ी थी ना, 187 रुपए का डॉलर था जी हाँ। तो ये 250 का तो इन्होंने किया है, 250 से करके 225 ले आए, तो अब नाच रहे हैं कि जी बड़े बल्ले बल्ले, हमने तबाही फेर दी, ज़बरदस्त काम कर दिया। ज़बरदस्त काम उस वक्त होगा जब 187 से नीचे लेकर जाएंगे डॉलर को। कैसे लेकर जाएंगे? कहाँ से लाएंगे पैसा? दे डोंट हैव इट। ये सारा कॉस्मेटिक है, मैं ही तो आपको बता रहा हूँ। ये हफ्ते 2 हफ्ते की कहानी है, उसके बाद फिर वही खड़े हो जाएंगे कि अब पैसे नहीं है हमारे पास। सो या तो कोई आप अपने घर में भी जब आप अपना बजटिंग करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो वो बेगम भी आपसे पूछती है कि कितने पैसे इस महीने तुम मुझे दे सकते हो। तो जब आप 50,000 रुपये देते हैं और उसमें से वो कह कि मैं इस महीने 2 लाख की ग्रॉसरी कर लूँगी, तो आईब्रोज विल रेज कि कैसे, कि अपनी ज्वेलरी बेच रही है, घर की कोई सिल्वर बेची है, कैसे लाएगी? वो कहे नहीं जी मैं तो ले आऊँगी। तो उधार लाई होगी फिर कहीं से, मार्केट से, जो आपने बाद में चुकाना है। उस दिन तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, 50,000 रुपये दिए, 2 लाख की ग्रोसरी कर ली उसने। बट इट हैज़ टू बी लॉजिकल ना, कहीं से तो पैसे लाएगी। कोई किसी ग्रोसरी वाले से उधार कर लिया होगा, कोई अपने झुमके बुंदे बेच दिए होंगे, कोई लॉकेट बेचा होगा, कोई घर का टीवी बेचे की करेगी, क्या करेगी? तो आप अभी आप थोड़ी देर पहले अर्ली इलेक्शंस की बात कर रहे थे। व्हाट डू यू मीन बाय अर्ली इलेक्शंस? आई मीन अर्ली इलेक्शंस इन 2022 या इन द अर्ली क्वार्टर ऑफ 2023? आप लोग क्या इससे मुराद रखते हैं? तो ये इलेक्शन का साल ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसी साल 2022 में इंतखाबात हों, क्योंकि मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता है इस इंस्टेबिलिटी का। और ये तो इतने बड़े चैम्पियंस हैं, मरियम नवाज जैसी लीडर इनके पास है, जो सारा दिन झूठ बोलते नहीं थकती। वो जाए ना वहाँ में, अब आए इधर। अब तो वो बरी भी हो गई हैं इल्ज़ामात से, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। आए मैदान में, इलेक्शन लड़ें, मोस्ट पॉपुलर लीडर बन के बाहर निकलें, 2/3 मेजॉरिटी उठाएं, उड़ा के रख दें सारी चीज़ को, सारे इस चीज़ को। क्यों कभी पीपल्स पार्टी के उनको नाज नखरे उठाने पड़ते हैं, कभी मौलाना फजलुर रहमान के नखरे उठाने पड़ते हैं, कभी MKM के पीछे भागे चले जा रहे होते हैं। क्यों इतनी मुश्किल हुकूमत चला रहे हैं? आए पक्की हुकूमत चलाएं। अब इमरान इस्माइल साहब, एक आखिरी सवाल। इन केस ऑफ एक्सपेक्टेड डिस्क्वालिफिकेशन, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो ए पार्टी विदाउट इमरान खान कैसी पार्टी होगी? नहीं, देखें, पार्टी विदाउट इमरान खान तो कोई पार्टी नहीं है। ये तो बात वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अवाम भी जानती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम ही इमरान खान का है। टावरिंग पर्सनालिटी आज पाकिस्तान में। ये 14 जमातें एक तरफ, इमरान खान एक तरफ, तो उसका वज़न ज़्यादा है, सियासी वज़न। तो वो तो आप बात ही ना करें कि कोई पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसी पर्सनालिटी है या कोई थिंकिंग है कि जो इमरान खान को रिप्लेस कर सके। इमरान खान साहब नंबर 1 ये मैंने आपसे कहा कि इलेक्शन कमीशन से तो तवक्को हो सकती है, लेकिन हायर कोर्ट से तवक्को नहीं हो सकती कि वो ऐसा काम करेंगे, क्योंकि
खान साहब ने ऐसी कोई चीज़, कोई चोरी नहीं की, उन्होंने कोई डाका नहीं डाला, उन्होंने कोई पाकिस्तान का पैसा बाहर नहीं भेजा, उन्होंने उनके पॉलिटिक्स सीधे इल्ज़ाम लगा के ये इलेक्शन कमीशन के थ्रू अपनी नन्ही नन्ही ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करें, जो एक हेयरिंग की मार नहीं है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दैट्स नंबर वन। नंबर टू ये कि अगर इन्होंने कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो इनको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम का उसका रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग होगा, उसका रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग होगा। जनाब इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध, कराची से पाकिस्तान साहब के सीजन्ड पॉलिटिशियन, सर आपने इस एक्सक्लूसिव सेगमेंट के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, कानूनी पेचो खम अपनी जगह पर है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स, एक साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दूसरे मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून, जो इस वक्त मुल्क के अंदर सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर अपनी राय देंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम के इस हिस्से में खुश आमदेद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा कंवर दिलशाद साहब के लिए होगा, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कंवर साहब, तोशा खाना नाअहली रेफरेंस का फैसला महफूज कर लिया गया है, आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट ये डिसीजन हो सकता है खान साहब के लिए? मेरी नज़र में तो ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है बिल्कुल अपने मेरिट पर फैसला करने के बारे में गौर खोज कर रहा है। और उसमें सबसे पहली बात यह है कि जैसे कि टीवी पर जो हम आमतौर पर हम तबसरा करते हुए थोड़ा मोहतात रवैया अख्तियार करना पड़ता है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि इसमें शायद हमें इमरान खान साहब जो हैं वो जिस तरह की टीवी पे आ रहा है या सियासी जमातें इनके बारे में बातें कर रही हैं उस हद तक फैसला ना जाए। उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि उन्होंने अपने जो असासे जो हैं, जो हमारा सेक्शन। कंवर दिलशाद साहब का राब्ता हमसे मुनक़ता हुआ है। मैं यही वाला सवाल जो है वो शुएब शाहीन साहब के पास लेके जाता हूँ। शाहीन साहब, तकनीकी बुनियादों के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाला ये हफ्ता 10 दिन? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर तो आप लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार हासिल नहीं है कि वो 621F के मुताबिक कोई फैसला कर सके। इवन जो रेफरेंस भेजा है स्पीकर ने उसको भी ये इख्तियार हासिल नहीं था। और मेरा नहीं ख्याल कि लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली इसमें कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जो असल बात है वो कंडक्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का टुवर्ड्स इमरान खान। अगर तो ज़ाहिर है क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है, जिस तरह का एक परसेप्शन डेवलप हुआ है वो ये कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और तमाम मुक़्तदर ताकतें इमरान खान को नीचा दिखाना चाहती हैं, उसको हर हाल में डिस्क्वालीफाई करना चाहती हैं। फॉर दैट पर्पज़ अगर कोई ऐसी कैफियत या ऐसी कोई नौबत आती है तो नेचुरली इट इज़ नॉट द फाइनल कोर्ट। ये कोर्ट तो वैसे है भी नहीं, ये जब तक कि कोई कोर्ट डिक्लेरेशन ना करे। मेरी नज़र में तो ऐसी कोई सीरियस बात ये तोशा खाना केस में नहीं बनती। जी सर। अच्छा, आपकी नज़र में ये कोई सीरियस बात नहीं है। एंड रेस्ट ऑफ द केसेस अगेंस्ट इमरान खान अच्छी खासी FIRs हुई पड़ी हैं? जी, 25 के करीब FIR हैं तकरीबन, मेरा ख्याल है 24-25 हो गई हैं जो FIR हैं जो इमरान खान के खिलाफ काटी गई हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ये भी इसी 5-6 महीने के अंदर तो ज़ाहिर है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तो बदतरीन मिसाल कायम की है PTM की गवर्नमेंट ने, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। और जितना उन्होंने इमरान खान साहब को कॉर्नर करने की कोशिश की है और पब्लिक जो है वो बहरहाल इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नुकसान मौजूदा PTM की हुकूमत को हुआ है, इमरान खान साहब को नहीं हुआ। अल्लाह ने उसको सुरखरू किया है और हर मुश्किल टाइम से और मुश्किल वक्त से वो निकले हैं। लेकिन सियासी जमातों को ये सोचने का मकाम है कि वो अगर इस तर्ज अमल से और इस फाशिस्ट अंदाज हुकूमत से वो अगर अपने आप को बाहर नहीं निकालेंगी तो कल इनकी बारी आएगी। और ये सियासी तरीक़ा कार
जो इन्होंने अडॉप्ट किया है उसका नुकसान हमारे मुल्क को हुआ है, क्योंकि माशी तौर पर हम बहुत पीछे चले गए हैं और पाकिस्तान में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती माशी तौर स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और इस तरह के सर्कमस्टांसेस में आप अगर ये कहें कि कोई भी इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगी या कोई पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं वो इन्वेस्टमेंट लेकर आ जाएंगे, या अनसर्टेनिटी के माहौल में कोई लेकर नहीं आता। अच्छा, तो नेचुरली उसका नुकसान मुल्क को हो रहा है। आपको ऐसा लगता है? मैं बिल्कुल कमर दिलशाद साहब से राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ था। कमर साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा वहीं से। मेरा ठीक है, हमारे दोस्त का मैं कमेंट सुने हैं जी जी, लेकिन मैं अपने दोस्त से गुजारिश करूंगा कि जनाब जब आइन और कानून का मामला पेश आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन का मसला पैदा हो जाए, तो फिर मकबूलियत की कोई अहमियत नहीं होती, सबसे बड़ी आइन की बालादस्ती होती है। अब यहाँ जो इलेक्शन कमीशन ने जो कार्रवाई करनी है हमारी नाकस राय के मुताबिक, वो आइन का आर्टिकल 222 को पढ़ता ही नहीं है। आइन का आर्टिकल 222 में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हर तरह की करप्ट प्रैक्टिस को रोकना है। अब ये जो अगर आप सियासी जमा ना करवाएं, सियासी जमातें अपनी पार्टी के जो फंड होता है उसका हिसाब किताब ना दें, ये सारे करप्ट प्रैक्टिस के जिम्मे में आ जाते हैं। और आइन का आर्टिकल 222 जो है उसमें डी और ई में लिखा हुआ है कि करप्ट प्रैक्टिस को रोकना इलेक्शन कमीशन के बाद के इख्तियारात हैं और इसमें किसी किस्म की भी मुदाखलत नहीं की जा सकती क्योंकि उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जहाँ आइन के आर्टिकल 210 पर मैंने हवाला दिया, ये बड़ा अहम हवाला मैं दे रहा हूँ, ये 222 का डी और ई में लिखा हुआ है। और इसी तरह आइन का आर्टिकल 218 की तरफ आप जाएं, उसमें भी सबसे बड़ा बोल्ड लफ्ज में लिखा हुआ है, कैपिटल वर्ड में लिखा हुआ है कि जी आपने करप्ट प्रैक्टिस को रोकना है। तो करप्ट प्रैक्टिस में तो इलेक्शन कमीशन में धांधली हो रही हो, पोलिंग स्टेशन में धांधली हो, रिटर्निंग ऑफिसर धांधली कर रहा हो, टेम्परिंग कर रहा हो, ये सारी चीजें करप्ट प्रैक्टिस के साथ साथ इसी तरह बाकी मामलात में अगर आइन के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में या एक्ट के बारे में कोई जो है खिलाफ वर्जी कर रहा हो तो वो करप्ट प्रैक्टिस के जिम्मे में आता है। अब स्पीकर कौमी असम्बली कोई आम आदमी नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन इदारे के सरबराह हैं। उन्होंने जो अपना रेफरेंस भेजा है, तो मेरी राय में तो रेफरेंस भेजते टाइम उन्होंने अपना एक विजडम इख्तियार नहीं किया, बड़ी गौर खोज करना चाहिए था। तमाम हालात को देखते रिकॉर्ड चेक करने के बाद उन्हें चाहिए था भेजना, लेकिन बहरहाल उन्होंने अब भेज दिया रेफरेंस। अब रेफरेंस को फिर इलेक्शन कमीशन ने अपना गौर खोज किया, फैसला रिजर्व कर लिया, वो सारे आइन और आर्टिकल देख रहे हैं, FBR से भी रिपोर्टें मंगा रहे हैं कि भी कहाँ इन्होंने अपने जमा करवाए हैं। अगर कोई गुंजाइश निकल आई कि भी इन्होंने FBR में तो इसका जिक्र किया है अपने सालाना रिटर्न में, लेकिन इलेक्शन कमीशन में नहीं दिया, तो यहाँ थोड़ा सा उनको, जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनको रिलीफ दिया, तो मुमकिन है कि यहाँ रिलीफ मिल जाए कि भाई ठीक है FBR में तो रिपोर्ट आ गई है, असासी जमा करवाने का जिक्र किया हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में नहीं किया, तो यहाँ एक गुंजाइश है। नाकिस राय, बाकी तो ऑनरेबल मेंबर हैं, वो जो फैसला करना चाहें करें, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इम्यूनिटी पाई जाती है कि भाई चलें एक इदारे को तो भिजवा दिया अपने सारे असासों की रिपोर्ट, एक इदारा जो आईनी इदारा है उसको नहीं भिजवाया, तो यहाँ थोड़ा सा एक मामला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी देखना है। बेशक वो इलेक्शन कमीशन साहब जो मर्जी गुफ्तगू करें, तज़ीक करें, तजलील करें, तो उनका कहना ये है कि हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है, वो मुल्क के सियासतदान हैं, वो जिस तरह चाहे हमारे बारे में रवैया अख्तियार करें, लेकिन हमने अपना रूटीन के मुताबिक मेरिट पर फैसला करना है। तो ये नजर तो ये आ रहा है कि वो FBR का रिकॉर्ड देख रहे हैं, वो तो FBR में नीचे एक हिस्से में जमा है, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो खातून के पास माफी मांगने चले गए, उन्होंने कांटेक्ट खत्म कर दिया। राइट, कंवर साहब आपकी इजाजत से एक हुआ जाता है, मैं यहाँ पर एक ब्रेक लूंगा ख्वातीन उस्ताद, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कंवर साहब की इसी बात को यहीं से कंटिन्यू करवाएंगे। और दूसरा लैंग्वेज, इसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन के जितने साबिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ये समझते हैं कि खान साहब की लैंग्वेज थोड़ी सी वो ऑब्जेक्शनेबल है। ये कितनी ऑब्जेक्शनेबल है ये शुएब शाहीन साहब से भी पूछेंगे और कंवर दिलशाद साहब से भी आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक। मैं दोनों मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। कंवर दिलशाद साहब, लैंग्वेज, इसके ऊपर बड़ी ऑब्जेक्शन है साबिक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, बल्कि जो करंट हैं उनको भी बड़ी ऑब्जेक्शन है। तो वाकई क्या इतनी ही सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है या आपको लगता है कि क्रिटिसिज्म किया जा सकता है काबिले बर्दाश्त हद तक? देखिए जी, इस इलेक्शन कमीशन तो हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट आई हुई है, जब आप पोजीशन पे थे, इन्होंने भी शदीद उनको निशाना बनाया, तनकीद की, बल्कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने मुजाहरा भी किया। तो ये तो भाई सियासतदानों ने तो अब इख्तियार में आने के बाद उनके लहजे बदल जाते हैं, इख्तियार में आने के बाद अलग बात हो जाती है। लेकिन मसला है इदारों में हर एक के साथ जो है इंसाफ मिल जाए तो खुशियों को इजहार होते हैं, इंसाफ ना मिले तो उस इदारे के सरबराह को या उस इदारे के बारे में तनकीद की जाती है। तनकीद करने से इदारा मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता। अब उस तनकीद करने से इदारे में अपनी गलतियां जो हैं उसका एहतसाब करने का उन्हें अपना मौका मिल जाता है। हमें इतनी है कहीं ना कहीं कि हमारे अंदर खामियां कमियां हम इसकी बना पर सियासत जाबातों ने हमारे ऊपर तनकीद की, तो तनकीद का तो अच्छा अंदाज होता है। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर कोई तनकीद की जा रही है तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन अच्छा है, अपने मेरिट पे फैसला करे, आइन और कानून को देख कर बात करें, और कोई अभाम है तो उसके अंदर मशावरत कर लें अपने आइनी माहरीन के साथ। तो लेकर मैं तो समझता हूँ कि तनकीद करने से इदारे बड़े मजबूत होते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में इमरान खान तनकीद करें तो कोई हर्ज नहीं, तनकीद करना एक सियासी जमात के रहनुमा का हक बनता है, वो करें। वो पाकिस्तान के इंतहाई पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के, तो वो इस लिहाज से अगर वो गलतियां निकाल के बताते हैं तो ठीक है, उनका हक होता है। मैं तो इसके बारे हमको ज़ाहिर है, हम तो आम आप तो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन बहरहाल हमें को माइंड नहीं करना चाहिए किसी इदारे को अगर ऊपर तनकीद की जा रही है। राइट, शुएब शाहीन साहब, योर कमेंट्स सर, योर कमेंट्स। देखें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत तो ज़ाहिर है कोई भी पॉलिटिकल या स्टैट्यूटरी बॉडी है उसके ऊपर अगर एतराज़ है किसी भी सरबराह, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी भी शख्स का, तो बहरहाल उसको हक हासिल है कि वो तनकीद भी करे और इजहार भी करे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का, जो वो समझता है कि उसके नज़र में गलतियां हैं या गलत बात की है या गलत कंडक्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का या किसी भी इदारे का। तो नेचुरली मेरा ख्याल है कि इसमें कोई इतना सीरियस लेने की बात नहीं है। तो बहरहाल एहतियात का दामन तो हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी सूरत में, खा वो खान साहब का हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। एहतियात के साथ तनकीद भी करें और उसके साथ साथ बहरहाल ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी अपने आप को उस स्टैंडर्ड पे लाना चाहिए कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को कॉर्नर करने की बजाय तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बराबरी का सलूक करे। जैसे आपने देखा है फॉरेन फंडिंग या प्रोहिबिटेड फंडिंग वाला जो इशू है उसमें हनीफ अब्बासी वाली जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सब पॉलिटिकल पार्टीज का आप अकाउंट चेक करें। तो आपने अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का चेक कर लिया, हम उस पर नहीं जाते, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का चलो हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद फैसला तो आना चाहिए ना। अगर उस पर आप लेके बैठ जाएंगे और अगर आप सैलाब का बहाना बना के आप किसी एक पीटीएम की जमातों को बज़ाहिर ऐसा लगेगा, परसेप्शन डेवलप हो जाएगा कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर ये मौका देंगे दूसरे लीडर को कि वो आपके ऊपर तनकीद करे। तो तनकीद भी बहरहाल विद इन लिमिट्स होनी चाहिए, लेकिन ये इनको भी चाहिए, हमारे इदारों को भी चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपने मामलात भी दुरुस्त करें और उनके लिए सब पॉलिटिकल पार्टीज बराबर होने चाहिए ताकि उनके ऊपर उस तरह का डिस्क्रिमिनेशन का जो वो इल्ज़ाम लगता है वो ना लगे। राइट, कंवर दिलशाद साहब, ईवीएम या फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक, ये क्या दोनों प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, या हम करना नहीं चाहते? मैं पहले पॉइंट पर थोड़ा सा 1 सेकंड में तस्दीक कर दूं सर। ये जो हनीफ अब्बासी वाला जो केस आया था, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने बड़ा अच्छा फैसला दिया, वो उनका 2018 में उनकी दरखास्त आई थी, ये 2014 में शुरू था। तो वो तो अभी उस पर भी काम हो रहा है, स्कूटरी कमेटी बैठी हुई है, इंक्वायरी कर रही है। उसमें पीपल पार्टी के भी 3 नाम हैं उनके, पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन, और इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज है, बाकी पार्टियां जो हैं उनको बाकायदा स्कूटरी कमेटी हाई लेवल की काम कर रही है, लेकिन वो 2018 में आई है, ठीक है, ये 2014 तो क्लब करना जो है ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते, या बाकायदा
टर्न बाई टर्न फैसला हो रहा है। चलो ये तो बात मैं आपको तशरीह कर दी, ठीक है। बाकी आइए जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बहुत अच्छी स्कीम है और इंतखाबात में धांधली रोकना और करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए एक बड़ा अच्छा हथियार है ये। लेकिन इसका साथ साथ हमारी अफसोसनाक बात ये हुई कि साबिक़ा हुकूमत ने उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया और वो अब उन्होंने जब 34 सवाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है, 34 में तो 10 ही अहमियत के हामिल थे, बाकी तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू था। वो जो 10-12 जो टेक्निकल पॉइंट थे जिस पर कहा गया था कि इसमें जनाब कोई राजदारी नहीं रहेगी, इसमें हाइक हो जाएगा, टेम्परिंग हो जाएगी, सेवर जो होता है सॉफ्टवेयर जो होता है वो तब्दील होने का खतरा है, चिप्स का खतरा है, ये सारी बातें टेक्निकल आ रही थी। टेक्निकल मतलब ये कि इंटरनेशनल रिपोर्टें आ रही थी। इवन मैंने इंडियन इलेक्शन कमीशन का जब मैंने विजिट किया तो वहां भी जब मैं सेक्रेटरी था फेडरल गवर्नमेंट में तो मैंने वो सारी चीजें देखी थी। तो मैंने अपनी रिपोर्ट में देखा था कि बेहतरीन सिस्टम है ये, बाकायदा हमने अपनी रिपोर्ट पेश की थी जब मेरी वापसी के बाद। लेकिन उसके बारे में खदशात ये पेश हो रहे हैं, इसमें कोई चिप अगर लगा दी जाए तो सारा रिजल्ट मुतल्लिका पार्टी को चला जाता है। ये मुझे इंडिया की लेकिन एक आपने जो तारीफ की है कमर दिलशाद साहब, रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, लेकिन आपने जो तारीफ की कि इट इज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अगर ये हो सके तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। मैं अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। आइंदा किसी बड़ी डिटेल्ड डिबेट के साथ इसको हम डिस्कस भी कर सकते हैं कि एक्चुअली EVM कितना एप्लीकेबल है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट को कितना हक मिलना चाहिए। नाज़रीन, आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा and your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक पे जरूर क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।